हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चीकू आप सबकी तरह ही आराम से क्लास में बैठा हुआ था, लेकिन वो बड़े बड़े सपने देख रहा था और सर पढ़ा रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, यही खत्म होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। अरे चीकू, जरा मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ। अरे सर, मुझे तो नहीं पता माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अरे चीकू, मुझे भी यार कुछ खास समझ में नहीं आया ये चैप्टर। कोई बात नहीं, मैं तो YouTube पर जाकर किसी का वीडियो देख लूंगा। अरे मोटूलाल यार, मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैंने YouTube पे वीडियो देखे तो हैं, लेकिन लोग बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं और यार कुछ समझ में भी नहीं आता। वो लोग तो बुक से भी नहीं पढ़ाते, फालतू का ज्ञान ज़्यादा देते हैं। अरे यार चीकू, तुम मन्नू भैया को भूल गए क्या? वो तो बुक से पढ़ाते हैं, सारे बुक के टॉपिक्स भी कवर करते हैं और वीडियो भी उनका सबसे छोटा ही होता है। चलो उन्हीं का वीडियो देखकर ये चैप्टर समझेंगे। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी जिंदगी की। मतलब कि आसान भाषा में हमारी जिंदगी की शुरुआत सेल से ही होती है। सेल को डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने। इस चीज़ को उन्होंने करा था विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कॉक्स लाइस को उन्होंने ऑब्जर्व करा था। अब ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप क्या है? पुराने ज़माने के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उन्हें हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और कुछ इस तरीके से दिख रहा था हमारा रॉबर्ट हुक को कॉक्स लाइस के अंदर सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं, अलग अलग पार्ट्स, ये जो आपको बीच बीच से दिख रहे हैं, इन्हें ही इन्होंने सेल्स बोला था। जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये सब चीज़ें सेल्स की बनी हुई हैं। जनरली 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है 1, तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनका सिर्फ एक ही सेल होता है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। सर आसान भाषा में इसे समझाओ। मतलब कि पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ एक ही टीचर प्रेजेंट है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, साइंस भी, एसएसटी भी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे ही होते हैं, सारे फंक्शन एक ही सेल करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है अमीबा की अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके पास ये एक पूरा सेल है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी मतलब कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के पास। अब इन ऑर्गेनिजम्स के पास जब बहुत सारे सेल्स हैं तो वो बहुत सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो जैसे एक स्कूल है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, इंग्लिश के अलग और एसएसटी के अलग। तो इसी तरीके से हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके जो सेल्स हैं उनका शेप और साइज डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर। इन सेल्स में काम बटा हुआ है। जैसे कि ब्लड के सेल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, बोन के सेल्स कुछ इस तरीके के, स्पर्म, ओवम, स्मूथ मसल सेल, फैट सेल, ये सब इस तरीके के दिखते हैं। ईच सेल हैज़ सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अब ये जो सेल्स है ना, इनके अंदर का पार्ट भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जिससे कि ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ओके, ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो हम लोग देखने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ सेल्स को। टाइप्स ऑफ सेल्स, जनरली 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो ये वो वाले सेल होते हैं जिनके पास लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और यूकैरियोट्स के पास क्या होती है,
सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? जो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके बाहर एक कवरिंग समझ लो, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास जो न्यूक्लियस की कवरिंग है वो नहीं होती, और यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर की कवरिंग होती है। फिर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स सिंगल और क्रोमोसोम होता है इनके पास, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके पास मल्टी क्रोमोसोम्स होता है। सर हमारे वाले सेल किस तरीके के हैं, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? हमारे वाले सेल यूकैरियोट हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टी क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर का भी मदर का भी, दोनों के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आगे समझेंगे क्रोमोसोम भी। रिप्रोडक्शन जो प्रोकैरियोट्स में होता है इट इज ऑलवेज एसेक्सुअल, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यूकैरियोट्स में बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें दोनों पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, फिर एक पेरेंट भी। प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेलुलर होंगे ये वाले ऑर्गेनिजम्स, और यूकैरियोट्स ऑफन मल्टीसेलुलर होंगे। ये सारे बाकी के पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स अगर आपको लिखने हैं तो लिख सकते हो, बट 5 पॉइंट्स आर इनफ फॉर एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है? प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई और एसेट्रा। एंड यूकैरियोट्स में क्या लिख सकते हो? फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल एसेट्रा, ये सब आ जाएंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को ज़रूर याद रखना, ये चार्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। फिर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये सेल वॉल क्या है अभी देखने वाले हैं हम लोग। एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। सर सेल वॉल क्या है देख लो। देखो यहाँ पर आपको एनिमल सेल दिख रहा होगा, अब यहाँ पर देखो सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल के बाहर सेल वॉल के अंदर देखो एक और है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको दिख रहा है एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, 2 लाइन्स है। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, ये जहाँ पर मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ अपना, यहाँ पर देखो 2 लाइन्स है, एक ग्रीन है एक ये है। तो यहाँ पर देखो ये रही सेल वॉल, और फिर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके पास क्या है? इट हैव 2 कवरिंग। इस वजह से हमने क्या बोला है? प्लांट सेल्स के पास 2 कवरिंग है, इस वजह से थोड़े वो बाहर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट कंपेयर टू एनिमल सेल तो बाहर से हमारे पास एक और कवरिंग नहीं होती, सिर्फ एक ही कवरिंग प्रेजेंट है। देखो सिर्फ एक ही कवरिंग प्रेजेंट है, बट लुक एट दिस, यहाँ पर 2 हैं, 2 ग्रीन आपको दिख रहा है, डिवीजन हो रखा है, तो ये 2 ग्रीन है। सो दैट इज वाई सेल वॉल यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है, और सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है। प्लास्टिड्स एब्सेंट है एंड प्लास्टिड्स प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर। व्हाट आर प्लास्टिड्स? देखो प्लास्टिड्स के अंदर एक्चुअली में ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है, तो प्लास्टिड्स इनके अंदर प्रेजेंट है इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस जिसके अंदर स्टोर होता है प्लास्टिड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर दे आर एब्सेंट। वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, होते तो हैं या फिर तो बहुत स्मॉल होंगे वैक्यूल्स अगर एनिमल सेल में देखें तो। देखो वैक्यूल्स क्या है? ये जो आपको बीच में बड़ा सा खाली सा डब्बा दिख रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल वैक्यूल। तो प्लांट सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन एनिमल सेल में या तो ये नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होंगे। देखो बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन इनके अंदर ये देखो बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे आपको इस तरीके से। ऑलमोस्ट 60% स्पेस ले रखा होता है इन वैक्यूल्स ने। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और बहुत लार्ज होते हैं साइज़ के अंदर, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम समझने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा। प्रोकैरियोट्स वाला पॉइंट क्लियर है आपको? 2 टाइप के सेल्स होते हैं। फिर हमने देखा मल्टी सेलुलर और सिंगल यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। सेल को डिस्कवर किसने करा था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब हम लोग डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन का मतलब काफ़ी सिंपल है। देखो डिफ्यूजन के अंदर सिंपली क्या हो रहा होता है कि चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रही होती हैं। मतलब क्या है? देखो यहाँ पर एक सेल है जिसके अंदर ये जो रेड रेड डॉट्स है ना, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर सेल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, बाहर क्या है? कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा हो गई ऑक्सीजन, तो सेल क्या करेगा कि बाहर थोड़ी सी ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगा। तो सर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे?
इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन, मतलब ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा थी सेल के अंदर तो उसे बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, बाहर कम थी सेल के आसपास कम थी तो उसे लो कंसंट्रेशन वाला एरिया बोलेंगे। तो यहाँ पर सेल ने अपनी ऑक्सीजन रिलीज कर दी, इसी प्रोसेस को बोल दिया हमने डिफ्यूजन। यार बहुत ही सिंपल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं इससे, इतना आसान है। अब देखो डिफ्यूजन क्या उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो बाहर आसपास सेल के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, अंदर सेल के कम थी, तो अब सेल क्या करेगा, बाहर से आसपास के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेगा, ठीक है। अंदर तो उसके ऑलरेडी कम है तो बाहर से वो लेगा ऑक्सीजन। तो सर क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर ऑक्सीजन मूव कर रही है। कोई भी चीज़ इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कम ज़्यादा वाली जगह से ही कम वाली जगह पर जाएगी, कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पर भी गैस मूव कर रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस वाले प्रोसेस के अंदर भी हमें डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये इसी तरीके से सेल के अंदर मूव करती हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। आसान कर दिया डेफिनेशन को, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसी तरीके से सेल न्यूट्रिशन भी लेता है फ्रॉम एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, अच्छा डिफ्यूजन के अंदर क्या हुआ था, डिफ्यूजन के अंदर गैसेज ने मूव करा था फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में गई थी। देखो यहाँ पर भी ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में जा रही हैं। ओस्मोसिस के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं, यहाँ पर बात हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। देखो एक है आइसोटोनिक का केस, मतलब वाटर सेल के बाहर भी उतना ही है, सेल के अंदर भी इतना ही है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेम कंसंट्रेशन है, बाहर भी उतना अंदर भी उतना। तो क्या यहाँ पर क्या सेल के अंदर वाटर आएगा या सेल के बाहर वाटर जाएगा? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं होगा, सेल के अंदर भी उतना ही वाटर है, बाहर भी उतना ही है, तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। सिंपल भाषा ये है। अब हाइपोटोनिक के केस में क्या हुआ है कि सेल के अंदर वाटर कम है और सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है। तो सेल क्या करेगा, बाहर वाले एनवायरनमेंट से अपने अंदर वाटर को लाने की कोशिश करेगा, बोलेगा भाई मेरे पास वाटर कम है, बाहर से मैं वाटर ले लेता हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस वाले सॉल्यूशन के अंदर कि सराउंडिंग हैज़ मोर कंसंट्रेशन, सेल के आसपास की जो जगह है उसके पास ज़्यादा पानी है कंपेयर टू सेल। मीडियम यानी कि आसपास की जो जगह है, मीडियम सराउंडिंग हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल। सिंपल लैंग्वेज ये है। अच्छा हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर हो गया, बाहर बहुत कम है, सराउंडिंग के अंदर बहुत कम है, तो सेल क्या करेगा, सिंपली जो उसके अंदर ज़्यादा वाटर हो गया उसको बाहर सराउंडिंग के अंदर रिलीज कर देगा। तो सेल हैज़ मोर कंसंट्रेशन देन सराउंडिंग। जब सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो सराउंडिंग से, आसपास की जगह से देखो सेल के पास ज़्यादा वाटर है, तो क्या करेगा सेल, सिंपली यहाँ पर अपना वाटर रिलीज कर देगा बाहर। तो मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। जो आसपास की जगह थी उसके पास कम कंसंट्रेशन थी, मतलब कम वाटर था, और सेल के अंदर ज़्यादा था, तो सेल ने अपना वाटर बाहर रिलीज कर दिया। सिंपल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर कवरिंग होती है ये सेल को सेपरेट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जो सेल के बाहर वाली जगह है उससे सेल को अलग करती है। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने के लिए और कुछ चीज़ों को सेल के बाहर जाने के लिए। इसी वजह से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब कि कुछ ही चीज़ों को ये सेलेक्ट करती है अंदर आने के लिए और कुछ ही चीज़ों को ये सेलेक्ट करती है बाहर जाने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, जैसे अभी हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है सेल की, ऐसे ही सेल वॉल भी एक और आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो प्लांट के सेल्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और ज़्यादा समय तक ये प्लांट्स के सेल ऐसे के ऐसे ही रह पाते हैं और ख़राब नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर
एक और कवरिंग होती है प्लांट्स के पास जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अब जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे सेल के बाहर एक कवरिंग होती है, ऐसे ही न्यूक्लियस के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुक में जो डायग्राम दिया है उसमें लिखा है न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये वही चीज़ है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से किसी भी सामान की जिसे न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है वो न्यूक्लियस के अंदर जा पाता है और सामान कुछ बाहर आ भी पाता है। आखिरकार हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? अब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ज़्यादातर जो फंक्शन है सेल के वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और एक सेल किस तरीके से दिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ सेल के अंदर होनी चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो बेसिकली न्यूक्लियस के पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रखने में कौन हेल्प करता है न्यूक्लियस की? क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, मतलब कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए, बेटा आप तो अपनी मम्मी या फिर अपने पापा जैसे लगते हो, या दादा जैसे या नाना जैसे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आई? क्या आप अपने पापा जैसे लग रहे हो, दादा जैसे लग रहे हो, या नाना जैसे लग रहे हो? ये सारी इंफॉर्मेशन आती है जीन्स से। और ये जीन्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये स्टोर होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो इस वजह से क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं, क्रोमोसोम कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है डीएनए। डीएनए होता है डेक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से संभाल के रखने में क्रोमोसोम्स की हेल्प करता है। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। जब भी सेल का डिवीजन होता है, जब भी सेल डिवाइड होता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो उस चीज़ में क्रोमोसोम और न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? दूसरा सेल कैसा दिखने वाला है, उसके अंदर क्या क्या ज़रूरत का सामान होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस के पास होती है। इसी वजह से बोला जाता है कि न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं। फंक्शन आपको पता होने चाहिए, और यहाँ के जो शुरू के कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम लोग देखने वाले हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट लाइक अ जेली लाइक सब्सटेंस जो कि आस पास फिल होता है यहाँ पर सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब जो सेल के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो घूमते रहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं, इनके बीच में अगर कोई भी चीज़ इन्हें एक्सचेंज करनी होती है, कोई भी सामान लेना होता है या देना होता है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो कर पाते हैं ये लेने और देने का काम। तो साइटोप्लाज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटल केमिकल्स सच एज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाइटामिन्स एंड आयरन स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स हैं। आप गौर से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ इस वजह से होता है बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन्स इन द सेल। इसी वजह से इसे मिलता है रफ टेक्सचर। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये बनाते हैं फैट्स और लिपिड्स को, जो कि सेल की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उसके फंक्शनिंग में। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन? ये जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं, आखिर इनका क्या फंक्शन है? जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं, इनको यूज़ करा जाता है फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। जो सेल की सबसे आउटर वाली कवरिंग होती है, इसे बनाने में इनका इस्तेमाल करा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज़रूरी हैं। इस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, मतलब जो सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन बनने वाला प्रोसेस होता है, इसे ही बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, और दोनों प्रोटीन और लिपिड्स को हम लोग हार्मोन्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ ईआर।
तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी चीज़ किसी भी और डिफरेंट ऑर्गेनल तक पहुंचानी है तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आएंगे। डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉइजन्स को और ड्रग्स को जो भी सेल के अंदर होती है। मतलब सेल के अंदर मान लो कोई भी जहरीली चीज़ है तो उसको साफ करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। फिर आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के अंदर हम लोगों को वेसिकल्स देखने को मिलती हैं जो कि पैरेलल स्टैक्स के अंदर अरेंज्ड होती हैं। अब ये जो स्टैक्स होते हैं इन्हें ही हम लोग बोलते हैं सिस्टेंस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और साथ ही में ये जो वेसिकल्स होती हैं इनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, मतलब खुद की एक आउटर कवरिंग भी होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड भी होती है। अब गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है? देखो, गोल्जी एपरेटस का काम होता है वो सारा मटेरियल जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तैयार करा था उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में ट्रांसपोर्ट करना, उस मटेरियल को स्टोर करना, पैक करना वेसिकल्स के अंदर और फिर ट्रांसपोर्ट करना। अब गोल्जी एपरेटस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर भी करता है और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स भी। तो ये दो चीज़ें भी करता है, साथ में स्टोर करने का काम और पैक करने का काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। सेल के अंदर साफ सफाई रखने का काम करता है लाइसोसोम। ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग ऑफ द सेल। ये कोई भी फॉरेन मटेरियल, मतलब कि बाहर से कोई अनवांटेड चीज़ आ गई सेल के अंदर, जैसे कि कोई भी खाने पीने की चीज़ जो सेल को नहीं चाहिए थी या फिर बैक्टीरिया, उसको भी ये लोग खा जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल के अंदर कोई खराबी हो जाती है तो ये पूरे के पूरे सेल को खुद ही खा जाते हैं। अरे यार, ये तो बड़े गंदे हैं, खुद ही पूरे सेल को खा जाते हैं। बिल्कुल। हाउ लाइसोसोम्स कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल्स दैट एंटर्स द सेल। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो लाइसोसोम्स ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ कर पाते हैं जिसकी वजह से ये किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? सुसाइड बैग्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कभी कभी तो सेल को ही खा जाते हैं। अगर सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये खुद ही सेल को खा जाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। हमारे सेल्स के अंदर ज़्यादातर जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं उनको एनर्जी देने का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। आखिरकार ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है सेल्स को? ये मिलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सर, ये एटीपी क्या है? जैसे हम लोग इंडिया के अंदर रुपीज़ यूज़ करते हैं, अमेरिका के अंदर डॉलर, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी करेंसी है उसको बोला जाता है एटीपी। मतलब हमारी बॉडी एनर्जी हमेशा यूज़ करती है एटीपी की फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बहुत सारे प्रोटीन भी बना लेता है। तो आप जान गए हो अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ये जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर वाले होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट कलर के होते हैं या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। अब देखो, हमें जो बुक में डायग्राम गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही दिखाया गया है, तो आप क्लोरोप्लास्ट मार्क कर सकते हो। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर आपको मार्क करना है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल, आपको ये जो बड़ा सा खाली सा डब्बा दिख रहा है, बुक में तो हमारा जो डायग्राम दिया है उसमें मार्क ही नहीं है, बट वैक्यूल्स भी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स के अंदर। अगर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो बहुत छोटे छोटे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर देखो कितने बड़े बड़े हैं ये। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल्स हैं ये एज अ स्टोरेज यूज़ करे जाते हैं। कोई भी सामान रखना होता है प्लांट को तो वो इनके अंदर रख देता है। काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं ये अगर एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको एनिमल सेल्स में वैक्यूल बनाने हैं तो छोटे छोटे बनाना, इतने बड़े मत बना देना। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये लगभग 50 से 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं कभी कभी तो प्लांट सेल का। मतलब 50 से 90% जगह इन्हीं ने घेरी हुई होती है। ठीक है, अब वैक्यूल्स का आपको पता चला कि जो प्लांट्स होते हैं इनको एक रफनेस, रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करते हैं? वैक्यूल्स।
आपने छुआ होगा प्लांट्स को तो काफ़ी रफ होते हैं. वाई इज़ दैट? बिकॉज ऑफ वैक्यूल्स. वैक्यूल्स एक रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. दूसरी चीज़ कि इनके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर होती हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. अब यहीं पर वैक्यूल के बाद हमारा चैप्टर होता है फिनिश. तो अब यहाँ पर हम लोग आपको इस चैप्टर के अगर सैम्पल पेपर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, शाउट आउट चाहिए तो आप सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब.